हेलो बच्चों, बात करते हैं आज नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की बात करते हैं। नीट 2024 का देखिए, इसमें क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन नंबर है और ये जो पेपर है ये S3 टाइप का पेपर है। इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, पूछा गया इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाई मैलोनेट इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, बहुत ही फेमस है ये, कई बार क्लास में बताया गया है। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। तो आंसर लगाना है फोर्थ इसका। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करते हैं, जो मेरे पोर्शन का है वो सारा डिस्कस करते हैं इसमें। द कैपेसिटी टू जनरेट a whole plant from any cells of the plant is called। देखिए, एक सेल से पूरे प्लांट बॉडी को बनाने की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। आ रही बात समझ में? एक ये भी बोलते हैं कि जो जाइगोट का सेल है, जब वो एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो का सेल ह्यूमन बॉडी की बात कर लो, मदर के यूट्रस में, तो वो किसी भी सेल में बदलने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी पूरे बॉडी को बना लेता है, पूरे फिटस को बनाता है। तो क्यों बना लेता है? क्योंकि उसमें टोटिपोटेंसी का पावर है। वैसे ही प्लांट का ऐसा सेल जो पूरे प्लांट बॉडी को बना ले, उसको आप उसके बनाने की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं? बोलेंगे टोटिपोटेंसी। याद रखिए, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया है, फिगर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का। उसमें ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी तीन तरह के फ्लावर की बात की गई है, लेकिन फिगर 2 दिया गया है। आ रही बात समझ? हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। याद रखिएगा कि पहला फिगर दिया होगा, एक फिगर हाइपोगाइनस का है, फिर लास्ट की बात करेंगे हाइपोगाइनस का और इपिगाइनस का। बीच में दिया होगा पेरिगाइनस का। वो दोनों फिगर पेरिगाइनस का है, वही फिगर कॉपी पेस्ट है नीट के पेपर में। आ रही बात समझ में? तो आंसर जाएगा पेरिगाइनस और पेरिगाइनस। आ रही बात में? तो 130 का जो इसमें आंसर है वो पेरिगाइनस और पेरिगाइनस। फिर पूछा गया है क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में 131 स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जो पहला स्टेटमेंट है, द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। आप बताइए, वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन वाटर से होता है, वाटर एबायोटिक एजेंट है, तो क्या उसको कलरफुल फ्लावर से या नेक्टर से कोई मतलब है? नहीं। इसमें बोला है कि कलरफुल फ्लावर और नेक्टर प्रोड्यूस करता है, वेलिस्नेरिया नहीं प्रोड्यूस करता। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ए यानी 131 का ए स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये गलत है पहला। बी की अगर हम लोग बात करें, द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। मैं आपके कॉपी में लिखवाया होंगे कि वाटर लिली और इकॉर्निया, वाटर हाइसेंथ, ये दोनों एक्वेटिक प्लांट हैं, बट पॉलिनेशन बाय विंड, आरिबासा और इंसेक्ट। तो याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, यानी बी सही है। फिर बात कर लेते हैं इसके बाद ऑप्शन स्टेटमेंट जो है इसमें सी स्टेटमेंट है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग। देखिए, म्यूसिलेजिनस शीट होती है, कवरिंग होती है, जो पॉलन ग्रेन को भीगने से बचाता है। तो सी वाला स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। बात समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पॉलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। देखिए, रिबन लाइक होता है तो फ्लोट करने में आसानी होती है, और लॉन्ग होता है, तो डी वाला भी ऑप्शन क्या है? सही है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 131 है। अगर आप बात करें 131 है क्वेश्चन नंबर, याद रखिए इस बात को। फिर बात कर लेते हैं, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन आर पैसिवली कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। हाँ, हाइड्रोफाइट्स में फ्लोट करते हैं पानी के अंदर, कुछ पानी के अंदर फ्लोट करते हैं, कुछ पानी के बाहर। आ रही बात समझ में? इनसाइड भी पॉलिनेशन, पानी के बाहर मतलब सरफेस पे, तो सरफेस पर भी पॉलिनेशन होता है और वाटर के अंदर भी पॉलिनेशन होता है। सी ग्रास की बात करेंगे तो याद रखिएगा वो समुद्र के अंदर पॉलिनेशन होता है, यानी सॉइल वाटर के अंदर पॉलिनेशन होता है। और अगर हम बात करेंगे वेलिस्नेरिया की तो वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन होता है। तो इसमें ए गलत है। इसके बाद बाकी अगर बात करेंगे बी सी डी ई वाला भी क्या है?
सही है। इस हिसाब से ऑप्शन आएगा 1। आरी बात नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद जो है वो आपसे सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 132 है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ समझिए, क्योंकि पेपर सबका अलग अलग होगा तो नंबरिंग अलग अलग होगी। ऑक्सीन इज यूज्ड बाय गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्सीन। कह रहा है कि ऑक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है गार्डनर और क्या कर रहा है कि वीड फ्री बनाना चाह रहा है ये लॉन को। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस पर ऑक्सीन कोई काम नहीं करेगा, उसको डैमेज नहीं करेगा। तो याद रखिएगा ये रटा रटा क्वेश्चन है, आईटीएस में कई बार दिया हुआ है। आप आंसर की बात करेंगे तो डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडन प्लांट्स। मोनोकोटिलेडन जो मैच्योर प्लांट है उनको ऑक्सीन अफेक्ट नहीं करता। तो 131 का आंसर 4 होगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, फंजाई का सवाल है 134। पूछा गया फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है 4 क्लास, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, इन चारों क्लास को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? 3 बेसिस है, फ्रूटिंग बॉडी, मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर बात करते हैं एक्टिनोमार्फिक फ्लावर का एग्जांपल आपसे पूछ रहा है। एक्टिनोमार्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। ऑप्शन देखिए, सेस्बेनिया नहीं होगा, केसिया नहीं होगा, पाइसम नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन है? एक्टिनोमार्फिक धतूरा, आंसर जाएगा धतूरा। याद रखिए 135 का। फिर बात कर लेते हैं 136 में। इसमें आपको लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है और मैच करना है किससे कौन सा मैच होगा। तो आप डायरेक्ट आइए ना, पी जो है ना मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, और अगर बात करेंगे मैंगो की तो ड्रूप फ्रूट होता है, कॉटन ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा और रोज पेरिगाइनस फ्लावर है। इस हिसाब से ऑप्शन आपका जाएगा 2। फिर उसके बाद एक फिगर दिया हुआ है और ये फिगर देख के, ये एनसीईआरटी का फिगर है, पूछ रहा है ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर पूछ रहा, देखिए इससे ऐसे बनाया हुआ ये स्टिग्मा बना हुआ ये। तो ये पूछा है कि कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग द कंप्लीट ऑटोगैमी, नहीं, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर वेल एक्सपोज स्टेमन। याद रखिएगा ये वीट का जो है विंड से पॉलिनेट करने वाला प्लांट है और इसका जो है ये वेल एक्सपोज्ड स्टेमन है। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी का फिगर है, ऑप्शन जो होगा विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विथ वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। तो आंसर जो है आपका जाएगा 2। फिर बात कर लेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर है 139। इसमें पूछा गया है कि शुगर केन के इंटर नोड को इलोंगेट कराने के लिए कौन सा हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबल है? तो आप आंसर जाएगा सीधा बताएंगे जीए यानी जिब्रेलिक एसिड आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में जब 2 प्लांट को इन्वॉल्व करते हैं तो किसका फ्यूजन होता है? तो आंसर इसका प्रोटोप्लास्ट। सीधा सा आप फंजाई वाले में भी देखे होंगे कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, प्लांट के केसेस में भी प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है। प्रोटोप्लास्ट का मतलब ये होता है कि किसी सेल से सेल वॉल को निकाल देंगे, जो भी स्ट्रक्चर बचा वो क्या है? प्रोटोप्लास्ट। तो ये बताइए सेल वॉल का फ्यूजन थोड़ी ना होगा उसके अंदर, वो तो बहुत हार्ड और रिजिड है, तो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लें क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रुबिस्को। इन C3 प्लांट में O2 बाइंड हो जाता है रुबिस्को से, हेंस CO3 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। याद रखिएगा जाहिर सी बात है कि अगर ये रुबिस्को है, रुबिस्को में 2 एक्टिव साइट्स हैं, याद रखिए अगर यहाँ पर बाइंड हो जाए क्या ऑक्सीजन, तो भाई CO2 के लिए जगह क्या हो, यहाँ पर तो बाइंड होता है RuBP। अब RuBP यहाँ पे ऑक्सीजन अगर बाइंड हो जाए तो फिर CO2 का जो बाइंडिंग है वो कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट वाला ये सही है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, याद रखिए, यानी C4 प्लांट में कभी O2 बाइंड नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन होता है मेसोफिल सेल में और डार्क रिएक्शन होता है बंडल सीड सेल में। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर बात कर लेते हैं 142 क्वेश्चन नंबर है। इसमें पूछा गया है एल्गी से सवाल है, फियोफाइसी से। ये क्वेश्चन मैंने दूसरे वीडियो में शायद डिस्कस किया हुआ है, इसको मैं छोड़ता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए इसके बाद मार्फोलॉजी का सवाल है। तो मोनोडल्फस की बात करेंगे भाई चाइना रोज में होता है, डायडल्फस की बात करेंगे पी में होता है, और अगर बात करेंगे पॉलीडल्फस की तो सिट्रस में होता है, और इपीफाइलस की बात करेंगे तो लिली में होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर बात करें डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो आंसर आपको जाएगा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा क्लोरोप्लास्ट में। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बात करेंगे, देखिए ऑप्शन ये बात किया हुआ मैंने नेक्स्ट वीडियो में 145-50 का क्वेश्चन नंबर है कुछ। फिर बात कर लेते हैं भाई ये इवोल्यूशन का सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। याद रखिएगा, तो कांस्टेंट जीन पूल कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डिस्टर्ब कर सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट डिस्टर्ब कर सकता है, जीन माइग्रेशन डिस्टर्ब कर सकता है। कॉपी में बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ है, याद है कांस्टेंट जीन पूल जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। याद रखिए, यानी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से और जीन माइग्रेशन से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इवोल्यूशन का जो लास्ट पार्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन, वहां से सवाल पूछा गया सीक्वेंस से। याद रखिए पहले कौन आता भाई, अगर बात करेंगे फर्स्ट तो याद रखिए पहले होमो हिबिलिस, फिर कौन है भाई होमो इरेक्टस, पूरा नहीं लिखा मैं होमो इरेक्टस, यहीं से आपका आंसर आएगा। देखिए होमो हिबिलिस, होमो इरेक्टस, इसके बाद क्या होगा होमो निएंडरथल और होमो सैपियंस, यानी आंसर जाएगा ए डी सी और बी, लगा लेंगे कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो ये पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो मेरे पोर्शन का। हाँ, एनिमल किंगडम का एक सवाल है, एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट्स, सही है, बताया था मैंने पोरीफेरा से लेकर, और अगर हम बात करेंगे पोरीफेरा से लेकर प्लैटीहेल्मिन्थेस तक सीलोम एब्सेंट होता है। एस्केहेल्मिन्थेस में सीलोम प्रेजेंट है, लेकिन वो फॉल सीलोम में स्यूडोसिलोमेट, एनिलिडा में ट्रू सीलोम होता है। पहला ऑप्शन सही है। पोरीफेरंस आर, पहला स्टेटमेंट सही है, पोरीफेरंस आर स्यूडोसिलोमेट गलत है, एस्केहेल्मिन्थेस आर एसिलोमेट गलत है, प्लैटीहेल्मिन्थेस आर स्यूडोसिलोमेट गलत है, यानी केवल ए सही है, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इसके बाद जो है ये भी इवोल्यूशन का सवाल है, द फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। देखिए एक जो है मैमल है और दूसरा जो है आपका क्या बर्ड है, दोनों का जो ओरिजिन है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही हैबिटेट में है, यानी अलग अलग जगह से एक हैबिटेट में जा रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आंसर जाएगा। फिर ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बायोमोलिक्यूल का सवाल है 165। आप बताइए लाइपेज क्या भाई, लिपिड है तो उसमें कौन सा बॉन्ड हो सकता है, बहुत ही आसान सा सवाल है, फास्ट, इसमें कौन सा बॉन्ड हो सकता है लिपिड लाइपेज में, ईस्टर बॉन्ड, तो एक आंसर होगा सेकंड, ए को मिलाएंगे सेकंड से, लाइपेज ईस्टर बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड है तो क्या होगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और प्रोटीज की बात करेंगे तो प्रोटीन है, कौन सा बॉन्ड होगा पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइलेज इज अ कार्बोहाइड्रेट, कौन सा बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बाद। हाँ ये देखिए सेल साइकिल का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ये सेल साइकिल है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका हो गया एम फेज, ये हो गया एम फेज, कितना सवाल है, बढ़िया आसान सवाल है। ये पूरा इंटरफेज के 3 फेज, ये हो गया आपका G1 फेज, ये हो गया S फेज, ये हो गया G2 फेज, सीक्वेंस मैच कर लीजिए। S कोई बोलते हैं सिंथेसिस फेज, तो मैच कर लेंगे भाई, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा, देखिए पहला फर्स्ट G1 E, पहला हो जाएगा E, यानी E दिया हुआ है A G1। फिर उसके बाद E के बाद देखिए क्या भाई, सिंथेसिस फेज C दिया हुआ है, E के बाद C आ जाएगा। फिर उसके बाद E के बाद गैप के लिए गैप 2 फेज मतलब G2 फेज E हो जाएगा, और फिर कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर होता है यानी M फेज में, कैरियोकाइनेसिस के लिए आंसर दिया हुआ ऑप्शन D, तो आंसर लगा देंगे भाई E C A और D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, देखिए हाँ ये भी एनिमल किंगडम का सवाल है, कॉमन नेम से सवाल पूछा गया आपसे। देखिए आपसे पूछा था जो है आपका ट्रायोफाइलम क्या है भाई, तो एंजल फिश है, मैगजीन क्या है तो हैगफिश है, प्रिस्टिस क्या है सॉफिश है, एक्सोसिडस क्या है फ्लाइंग फिश है। बहुत ही आसान सवाल है, मैच कर लेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं भाई इसके बाद, फिर ये सेल वाले चैप्टर सवाल है, यूनिट ऑफ द लाइफ,
एक्सोनीम कहाँ होता है? सीलिया एंड फ्लैजिला में। एक्सोनीम कहाँ होता है? सीलिया एंड फ्लैजिला में। कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर किसमें है भाई? सेंट्रियोल्स। क्रिस्टा की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में इनर फोल्डिंग है, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है क्रिस्टा। सैटेलाइट कहाँ? क्रोमोसोम में। ऑप्शन मैच कर लेंगे, बहुत ही आसान है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बाद क्या भाई, ये सवाल है मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में जो पांच फेज है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। बात कर लेते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कैस्मेटा। और पैकेटीन में क्या होगा भाई? अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। वहीं पर क्रॉसिंग ओवर होगा और वहीं पर अपीयरेंस होगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का। जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जाइगोटीन में। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, केमिकल उसको अट्रैक्ट करेगा, उसी को बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अगर हम लोग बात कर लेंगे लैक्टोटीन की तो क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड। तो ऑप्शन मैच कर लेंगे उस हिसाब से जो मैंने बोला उससे। इसके बाद बात कर लेते हैं मेरे पोर्शन का कौन सा सवाल बचा हुआ है, देखिए। हाँ, एक क्वेश्चन है, देखिए एनिमल किंगडम का ही सवाल है। नॉन कॉर्डेट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो सही है? फायरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। फायरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ये कॉर्डेट्स में होता है, गलत है ये। नोटोकार्ड इज एब्सेंट, कॉर्डेटा के लिए सही है। सॉरी, नोटोकार्ड इज एब्सेंट, नॉन कॉर्डेट्स के लिए सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, देखिए डॉर्सल साइड होता है कॉर्डेट्स में, वेंट्रल साइड होता है किसमें? नॉन कॉर्डेट्स में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, हार्ट अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल साइड होता है नॉन कॉर्डेट्स में, वेंट्रल साइड होता है कॉर्डेट्स में। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, प्रेजेंट कहाँ है? कॉर्डेट्स में, एब्सेंट कहाँ है? नॉन कॉर्डेट्स में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डी और ई। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सब क्वेश्चन थे बॉटनी के। देखिए जितने क्वेश्चन थे मैंने 3 वीडियो बनाया और सब में सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, मैक्सिमम क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने जो पढ़ाया आपके नोट्स में उससे बाहर का हो। एक भी सवाल, मैंने क्लास में भी बोला था कि अगर एक सवाल भी इधर उधर से आ जाए तो पढ़ाना छोड़ देंगे। मैक्सिमम सवाल जो है वो मैक्सिमम क्या आप कह सकते हैं 100% जो सवाल है बॉटनी का जो मैंने पढ़ाया है वो सब आपके कॉपी में लिखवाया हुआ है, एक एक सवाल। और दूसरी बात ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आईटीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है। 99% क्वेश्चन आपके टेस्ट में दिया गया है और वही सारे सवाल आपके एग्जाम में आया है नीट के। उसके बाद आपको बहुत बेटर करना चाहिए और मैक्सिमम बच्चों ने उम्मीद से अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है इस बार, बहुत अच्छा धमाका होगा। ठीक है, और बाकी लोग भी कांटेक्ट करें जो अच्छे नंबर जिनके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत खुशी हुई पेपर को देख के, क्योंकि जो साल भर हम लोगों ने पढ़ाया है उसका रिजल्ट जो है आज ही मिलता है। पेपर देख के बहुत ही सुकून मिला कि जो भी क्लासरूम में बताया गया, जो कॉपी में लिखवाया गया है वही एग्जैक्ट सवाल आया है। तो एक टीचर के लिए क्या चाहिए यार, जो हमने बोया है अब वो काटने का टाइम है। हमने पेपर देखा, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चों ने बायो में बहुत अच्छा किया होगा, बहुत ही अच्छा। जिनका कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है वो रिवीजन की गलती हो सकती है, आपको बार बार रिवाइज करना है और फिर आगे के लिए आप सोचना है कि करना क्या है। थैंक यू सो मच।